महाराष्ट्र। मैं अब आपके लिए लेके आई हूँ बायोमोलिक्यूल्स का वन शॉट। आई नो द चैप्टर हैज अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स बट ट्रस्ट मी ये स्ट्रक्चर्स आपके लिए बन जाएंगे एकदम चिंदी पिंदी। बट ऑल्सो वन थिंग, स्टे विथ मी फॉर द एंटायर वीडियो, क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने बताया है कि इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं और ये कंप्लीट डिटेल नोट्स आपको मिलेंगे व्हाट्सएप चैनल पे और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। ऑल स्ट्रक्चर्स ट्रस्ट मी बहुत चिंदी बिंदी होने वाले। सो वॉच द वीडियो टिल एंड एंड डोंट मिस द क्वेश्चंस दैट आई हैव टोल्ड इन द एंड ऑफ द वीडियो। सो सी यू ऑल इन द वीडियो। हाय प्राणनो, वेलकम टू आवर चैनल वेदांतु महाराष्ट्र। जब मैं कमेंट सेक्शन ओपन कर रही हूँ देयर आर ओनली टू टॉपिक्स जो बच्चे बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स और केमिकल काइनेटिक्स भी था, बट या दैट इज कमिंग। सो टुडे विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद बायोमोलिक्यूल्स। बस बायोमोलिक्यूल्स जब मैं बोलती हूँ इस टर्म का मीनिंग क्या है, तो देखो, बायो स्टैंड्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायो स्टैंड्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म और मॉलिक्यूल्स का मतलब तो हम सबको पता है। सो बायोमोलिक्यूल्स का मतलब है living organism, then that can be plants, that can be animals, that can be human beings. living organisms में जो molecules मिलते हैं उसको हम बोलते हैं biomolecules. So all the molecules that are found in living organisms are called as biomolecules. ठीक है, अब हमारी बॉडी में यानी ह्यूमंस की बात करो या जैसे मैंने बोला एनिमल्स की, हमारी बॉडी में कहाँ ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो बस लिपिड्स में, प्रोटीन्स में, सेल्यूलोज, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, ये सारे ही हमारे बायोमोलिक्यूल्स है। बट इस चैप्टर पे हम लोगों को मेनली फोकस करना है इन चार पे, क्योंकि इन चार पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो लेट मी ब्रेक इट डाउन टू यू। व्हेन आई से बायोमोलिक्यूल्स तो समझ लेना, बायो का मीनिंग है लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो का मीनिंग है लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो पाया जाता है उनको हम बोलेंगे बायोमोलिक्यूल्स। द ऑर्गेनिज्म, द मॉलिक्यूल्स विच आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? दे आर लिपिड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड। अब हम ये सारे डिटेल में पढ़ेंगे, बट इनमें से चार जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच आर प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड। अब इसमें से सबसे पहला वाला आता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। बॉस, व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोहाइड्रेट और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्बोहाइड्रेट? तो देखो, रट्टा नहीं मारना है, हर एक चीज को अच्छे से समझ लो। व्हेन आई से कार्बोहाइड्रेट, उसमें ना बहुत सारे OH ग्रुप आते हैं, बहुत सारे क्या आते हैं? OH ग्रुप आते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स का मीनिंग होता है that it will also include या तो aldehyde group या तो it will include ketone group. So when I say carbohydrates, ये समझ जाना कि इसके पास रहेंगे बहुत सारे OH ग्रुप और इसके पास रहने वाला है aldehyde या कीटोन, इन दोनों में से एक फंक्शनल ग्रुप। और ये प्रोड्यूस कैसे होंगे? तो बस ये जो है यानी आपके कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनको बनाने के लिए आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी हाइड्रोलिसिस की। मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिसिस? तो बस हाइड्रोलिसिस का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर। सो आई रिपीट, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है इनके पास बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं। ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? इनके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? दे ईदर हैव अ एल्डिहाइड या कीटोन। और ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं? तो बॉस पानी डालने पर ये बनते हैं, यानी दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। सो चलो लेट्स रीड द डेफिनेशन। नो रट्टा, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मतलब मेनी, हाइड्रोक्सी मतलब OH। मैंने बोला ना बहुत सारे OH ग्रुप है। सो दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मेनी हाइड्रोक्सी OH। एल्डिहाइड और कीटोन, मैंने बोला ना पॉलीहाइड्रोक्सी यानी बहुत सारे OH रहेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन इन दोनों में से एक फंक्शनल ग्रुप रहेगा। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन और कंपाउंड्स व्हिच गिव राइज टू सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी ये बनते कैसे हैं? व्हिच आर प्रोड्यूस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। सो व्हेनेवर आई से कार्बोहाइड्रेट्स, तीन चीजें दिमाग में आनी चाहिए। इनके पास बहुत सारे OH है, पॉलीहाइड्रोक्सी, दो फंक्शनल ग्रुप में से एक होता है या तो एल्डिहाइड या कीटोन,
सो दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन। और ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, विच गिव्स राइज टू सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस, ऑन हाइड्रोलिसिस। और कार्बोहाइड्रेट्स को ना लोग सिंपल वर्ड में शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। सो चलो, मैंने क्या बोला, मेरे साथ तुम हर डेफिनेशन लर्न करके ही जाओगे। व्हेन आई से बायोमोलिक्यूल्स, बायो लिविंग मॉलिक्यूल्स, तो आपको पता है, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो जो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं उसको हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। द फर्स्ट बायोमोलिक्यूल दैट वी आर स्टडीइंग इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, बहुत सारे OH, पॉलीहाइड्रोक्सी, ये दो में से एक फंक्शनल ग्रुप होता है, या तो एल्डिहाइड या कीटोन। दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन। और ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, सो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोलिसिस। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है इनका हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स को हम मेनली 3 में क्लासिफाई करते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। अब हम इनको एक एक ब्रेक डाउन करेंगे। व्हेन आई से मोनोसैकेराइड, व्हाट डज मोनो स्टैंड फॉर, तो बस मोनो का मीनिंग है सिंगल और सैकेराइड का मतलब है शुगर। मोनो का मतलब है सिंगल और सैकेराइड का मतलब है शुगर। सो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब आपने उसका हाइड्रोलिसिस कर लिया, पानी डाल दिया, अब आप उनको आगे और तोड़ नहीं सकते, उसको हम बोलेंगे मोनोसैकेराइड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स विच cannot be broken down further, या which do not undergo hydrolysis बोल दिया तो भी चलेगा। सो या तो ये हाइड्रोलिसिस करते ही नहीं है या आप इनको तोड़ ही नहीं सकते, आगे तोड़ ही नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी सिंगल है ना भाई, सिंगल को क्या ही तोड़ोगे। सो व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, आप फ्रुक्टोज भी याद रख सकते हो। फिर आता है पॉलीसैकेराइड। अब ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो का मतलब है ऐसा सैकेराइड जिसको आप 2 to 10 शुगर्स में ब्रेक कर सकते हो। सो ऐसा सैकेराइड जिसको आप 2 to 10 शुगर्स में ब्रेक कर सकते हो, दैट इज ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो के फर्दर क्लासिफिकेशन है डाइसैकेराइड एंड ट्राइसैकेराइड। डाई का मतलब है 2, सैकेराइड का मतलब है शुगर। ऐसे ध्यान से सुनो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको आप 2 शुगर्स में ब्रेक कर सकते हो, दे आर डाइसैकेराइड। फिर ट्राइसैकेराइड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको आप 3 शुगर्स में ब्रेक डाउन कर सकते हो, दे आर ट्राइसैकेराइड। इसमें एक और आ सकता है टेट्रा। टेट्रा का मतलब है आप उसको 4 शुगर्स में ब्रेक कर सकते हो, दैट इज टेट्रासैकेराइड। डाइसैकेराइड which can produce 2 saccharides on hydrolysis। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं बट तुम समझ जाना, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है सुक्रोज। नाउ व्हेन आई से ट्राइसैकेराइड, इट कैन प्रोड्यूस 3 शुगर्स, यानी आप समझ जाना, इट कैन प्रोड्यूस 3 सैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। एंड देन वी कम टू पॉलीसैकेराइड। अब पॉली का मतलब है मोर देन 10, ऐसे सैकेराइड्स या ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो 10 से ज्यादा यूनिट में ब्रेक होते हैं। सो द सैकेराइड्स व्हिच कैन ब्रेक इनटू मोर देन 10 शुगर्स, द सैकेराइड्स व्हिच कैन ब्रेक इनटू more than 10 sugars are called as polysaccharides, are called as polysaccharides। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, can break into more than 10 sugars, ठीक है। इसको आप more than 10 sugars में ब्रेक कर सकते हो, उसको हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड्स। समझ में आया आपको, उसको हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है।
चलो डन, क्लियर है सबको इधर तक? शुड वी मूव ऑन? ओके परफेक्ट. सो व्हेन आई से कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? दे आर पॉलीहाइड्रोक्सीआल्डिहाइड्स और कीटोन व्हिच आर प्रोड्यूस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस. फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड. मोनोसैकेराइड, मोनो सिंगल सैकेराइड शुगर, इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता. एग्जाम्पल ग्लूकोज. ओलिगोसैकेराइड, you can break it into 2 to 10 sugar. Example disaccharide and trisaccharide. Di का मतलब है 2 शुगर में ब्रेक होगा, ट्राई का मतलब है 3 शुगर में ब्रेक होगा. डाई का एग्जाम्पल है सुक्रोज, ट्राई का एग्जाम्पल है रैफिनोज और टेट्रा का एग्जाम्पल है स्टैकियोज. फिर आता है पॉलीसैकेराइड, जिसको आप बहुत सारे शुगर्स में ब्रेक कर सकते हो, दैट इज पॉलीसैकेराइड. एग्जाम्पल इज स्टार्च. क्लियर है सबको यहां तक? ओके देन चलो मूविंग ऑन. अब हम आते हैं प्रेपरेशन ऑफ ग्लूकोज. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. अब ये जो प्रेपरेशन ऑफ ग्लूकोज है, यू कैन डू इट बाय 2 मेथड्स. One is called as your sucrose and one is called as your starch. Starch is a commercial method. मैं CM लिख रही हूँ. Starch is a commercial method. अब हाँ, यहां से एक क्वेश्चन आता है, how will you produce glucose from cane sugar? अब तुमको पता लगाना है सुक्रोज है केन शुगर या स्टार्च है केन शुगर. बट मैं बता देती हूँ, यहां से क्वेश्चन आता है, पक्का आ सकता है कि आप ग्लूकोज कैसे प्रिपेयर करोगे. या तो आएगा सुक्रोज से या स्टार्च से, या वो घुमा के पूछेंगे केन शुगर. सुक्रोज और स्टार्च में से एक को बोलते हैं केन शुगर. अब किसको बोलते हैं केन शुगर तुम पता लगाओगे. अब देखो ध्यान से सुनो, सुक्रोज मैं कैसे याद रखती हूँ, ट्रिक ही बताऊंगी तुमको याद करने की. देखो सुक्रोज को ऐसा समझो कि सुक्रोज सुकड़ा है, सुक्रोज सुकड़ा है. अब वो सुकड़ा है इसीलिए वो 2 यूनिट्स देता है. तो देखो एक है C6H12O6 और दूसरा भी यूनिट है C6H12O6. ठीक है, सुक्रोज सुकड़ा है तो वो देता है 2 यूनिट्स. अब इसमें से एक यूनिट को हम बोलेंगे ग्लूकोज और एक यूनिट को हम बोलेंगे फ्रुक्टोज. सो सुक्रोज इज सुकड़ा, सो सुकड़ा है तो 2 यूनिट्स देगा. वन इज ग्लूकोज एंड वन इज सुक्रोज. अब फ्रुक्टोज. अब सुक्रोज का हम लिखेंगे फॉर्मूला. मुझे बताओ, इसके 6 कार्बन, इसके 6 कार्बन, टोटल कार्बन कितने हुए? C12. ओके ये लिख दो. अब मुझे एक बात बताओ कि ये ग्लूकोज बनता कैसे है. मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है. इट इज प्रोड्यूस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी पानी डालने पे ये बनता है. तो पानी डालने पे अगर ये बनता है तो इधर डाल दो H2O. पानी डालने पे अगर ये बनता है तो इधर डाल दो H2O. अब ध्यान से सुनो, ये 6 कार्बन, ये 6 कार्बन, 12 कार्बन हो गए. अब ये 12 हाइड्रोजन और ये 12 हाइड्रोजन, 12 + 12 24 हाइड्रोजन हुए. अब 24 में से ये 2 निकाल दो तो कितने हुए? 22 बराबर है. फिर ऑक्सीजन देखो, ये 6 और ये 6 कितने हुए? 6 + 6 12. बट एक यहाँ पे है ना, तो इसमें से एक निकाल दो तो O11. ये हो गया आपका सुक्रोज का फॉर्मूला. समझा? तो कैसे याद रखोगे? सुक्रोज इज सुकड़ा सुकड़ा, सुकड़ा सुकड़ा है तो 2 यूनिट देगा. एक है ग्लूकोज, एक है फ्रुक्टोज. अब ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है C6H12O6. फ्रुक्टोज का भी वही फॉर्मूला है C6H12O6. वो लिख दो. ये प्रोड्यूस कैसे होता है? ऑन हाइड्रोलिसिस. अब इसके 6 यूनिट, इसके 6 यूनिट, टोटल हो गए 12 यूनिट. अब ये 12, ये 12, 24. लेकिन यहाँ पे 2 H ऑलरेडी है तो वो माइनस कर दो तो वो हो गया 22. फिर ये 6 ऑक्सीजन, ये 6 ऑक्सीजन, 12 हो गए. ये एक माइनस कर दो, 11 हो गया. सिंपल सिंपल सिंपल. उसके बाद आता है स्टार्च. अभी स्टार्च जो है ना बॉस, स्टार्च आपको एक ही यूनिट देता है ग्लूकोज का, C6H12O6. स्टार्च ओनली गिव्स यू 1 यूनिट. स्टार्च ओनली गिव्स यू 1 यूनिट. बट ये भी यूनिट कैसे प्रोड्यूस होगा? तो दिस यूनिट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस. अब देखो इसका फॉर्मूला हम बनाएंगे. C6
अब H12 है, बट 12 में से तुम 2 माइनस करोगे क्योंकि हाइड्रोजन के 2 है, तो C6H10 आ गया। ऑक्सीजन 6 है, बट 6 में से तुम 1 माइनस करोगे तो यहां पे आ गया O5। ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा स्टार्च का। सो C6H10O5, ठीक है। सो ये 6 डन। ये 12 है, यहां से 2 माइनस किए 10 हो गए। ये 6 है, यहां से 1 माइनस किया 1 हो गया, मतलब 1 हो गया ना, 1 माइनस किया 6 का 5 हो गया, ठीक है। दीज टू मेथड्स आर इंपॉर्टेंट, दे कैन टेल यू सीधा क्या बोल सकते हैं वो आपको, या ग्लूकोज बना के दिखाओ सुक्रोज या स्टार्च से, या वो बोल सकते हैं ग्लूकोज बना के दिखाओ फ्रॉम केन शुगर। अब उसके लिए हु इज केन शुगर, सुक्रोज और स्टार्च, ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलो उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज। अब व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल आइसोमर्स? तो बस ऑप्टिकल का मतलब है कि वो आपके लाइट को डेक्स्ट्रो या लीवो में घुमा सकता है, वो आपके लाइट को डेक्स्ट्रो या लीवो में घुमा सकता है। अब ग्लूकोज तो मोस्टली डेक्स्ट्रो में ही घुमाता है, सो बेसिकली इट कैन रोटेट द लाइट। अब ग्लूकोज लाइट को घुमा क्यों सकता है? तो बस लाइट को सिर्फ वही घुमा सकता है जिसके पास कायरल कार्बन हो। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कायरल कार्बन? कायरल कार्बन का मतलब है 4 अलग कार्बन उसको अटैच होंगे। सो ग्लूकोज लाइट को डेक्स्ट्रो या लीवो में घुमा सकता है। क्यों घुमा सकता है? क्योंकि ग्लूकोज के पास कायरल कार्बन है, क्योंकि ग्लूकोज के पास कायरल कार्बन है, उसको हम बोलेंगे कि ग्लूकोज इज ऑप्टिकली एक्टिव। बस यहां से इतना भी याद रख दिया तो काफी है। Why do we call glucose as optically active? Because it can rotate the light. And why can it rotate the light? Because it has a chiral carbon. Because it has a chiral carbon. बढ़े आगे। उसके बाद अब देखो मोनोसैकेराइड का तो आप मतलब समझ गए, सिंगल शुगर, आप उसको आगे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अब मोनोसैकेराइड का मतलब है सिंगल शुगर, यू कैन नॉट फर्दर ब्रेक इट डाउन। अब मोनोसैकेराइड के 2 एग्जांपल्स है, एक है ग्लूकोज, एक है फ्रुक्टोज। एक है ग्लूकोज, एक है फ्रुक्टोज। अब ग्लूकोज को हम बोलेंगे एल्डोहेक्सोज और फ्रुक्टोज को हम बोलेंगे कीटोहेक्सोज। अब ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज क्यों बोल दिया? तो एल्डो का मीनिंग है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और कीटोस का और हेक्सोस का मीनिंग है कि 6 कार्बन है। फ्रुक्टोज में हम इसको कीटोहेक्सोस क्यों बोलते हैं? क्योंकि कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और 6 कार्बन है। सो व्हेन आई से मोनोसैकेराइड, आप बोलोगे हम उसको आगे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। देयर आर 2 एग्जांपल्स ऑफ मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज इज कॉल्ड एज एल्डोहेक्सोस, फ्रुक्टोज इज कॉल्ड एज कीटोहेक्सोस। एल्डोहेक्सोस क्योंकि एल्डिहाइड है और 6 कार्बन है, फ्रुक्टोहेक्सोस कीटोन ग्रुप है और 6 कार्बन है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ग्लूकोज को आप कभी कभी ग्लूकोपाइरेनोज भी बोल देते हैं, ग्लूकोज को ग्लूकोपाइरेनोज भी बोल देते हैं, और फ्रुक्टोज को फ्रुक्टोपाइरेनोज। सो इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ग्लूकोपाइरेनोज एंड फ्रुक्टोपाइरेनोज, ठीक है। ये देखो ऐसे। चलो अब हम आ रहे हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के पास। ये चैप्टर की जान यानी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ध्यान दोगे तो मेरी गारंटी है तुम्हारे सर में कॉन्सेप्ट बिठा के ही मैं भेजूंगी, बस तुम ध्यान देना। देखो 6 कार्बन वर्टिकली निकाल लो पहले, 1 2 3 1 2 3, 6 कार्बन निकालिए, 1 2 3 1 2 3। लास्ट वाले कार्बन को निकाल दो CH2OH, दैट्स इट। लास्ट कार्बन को निकाल दो CH2OH, और एल्डिहाइड है तो फर्स्ट को निकाल दो C डबल बॉन्ड OH, फर्स्ट को निकाल दो C डबल बॉन्ड OH। आई रिपीट, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन निकालोगे, लास्ट वाले को हम निकालेंगे CH2OH और फर्स्ट वाले को हम निकालेंगे एल्डिहाइड। सिंपल है, 6 कार्बन CH2OH एल्डिहाइड। अब हम सब जगह
सब जगह राइट साइड में लिखेंगे OH OH OH, सब जगह राइट साइड में लिखेंगे OH, और लेफ्ट साइड में OH के ऑपोजिट में कभी भी होता है H, तो H H H लिख दिया। अब ये लिखने के बाद एक चीज याद रखना, जो थर्ड कार्बन है ना 1 2 3, उसकी पोजीशन इंटरचेंज होती है। थर्ड की पोजीशन इंटरचेंज होती है मतलब क्या होता है, तो थर्ड में H इधर आता है और OH इधर आता है। ये थर्ड जो आता है ना उसमें बहुत एटीट्यूड होता है, बोलता है मैं तुम सबसे कुछ हटके करूंगा, तो ये हो गया। ठीक है, यहां तक सबको समझ गया। दिस इज कॉल्ड एज द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज, इसको हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। अब ये मैं एक और बार तुम लोगों को एग्जाम्पल के लिए समझा दूंगी। ये देखो 1 कैसे किया, 1 2 3 1 2 3, सिंपल। यहां निकालोगे CH2OH, यहां निकालोगे C डबल बॉन्ड OH, और यहां पे सब जगह OH 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 OH। OH के ऑपोजिट में हमेशा कौन रहेगा, H H H H। कौन से कार्बन में एटीट्यूड होता है कौन, वो जिसने मुझे पलट के नहीं देखा, तो वो है थर्ड कार्बन। तो यहां है H, यहां है OH। डन। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो, ध्यान से। ये जो फिफ्थ कार्बन है ना, इसको पेट में गुड़गुड़ 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 होता है। फिफ्थ कार्बन को गुड़गुड़ गुड़गुड़ क्यों होता है, क्योंकि ये फिफ्थ कार्बन का H थोड़ा सा वैसा होता है। ये बोलता है यार ये ऑक्सीजन अकेला है, सिंगल है, मैं उसको जाके सहारा दूंगा। तो ये जो फिफ्थ कार्बन का H है ना, उसको गुड़गुड़ 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 होता है, तो ये इधर का H निकलता है, और ये डबल बॉन्ड O का सिंगल बॉन्ड O होता है, और ये H उसको चले गया। समझ में आया क्या हुआ, ये जो फिफ्थ कार्बन का H है वो इस O के पास चले जाएगा, क्योंकि उसके पेट में कैसे होगा, गुड़गुड़ 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 गुड़गुड़, वो अकेले O को देख के, तो वो डबल बॉन्ड का हो गया सिंगल बॉन्ड। अब अकेला कौन कौन रह गया, ये ऑक्सीजन अकेला रह गया, और ये कार्बन भी ऊपर से देखो, कार्बन ने 3 ही बॉन्ड बनाया ना 1 2 3, तो ऑक्सीजन भी अकेला है, कार्बन भी अकेला है, तो वो दोनों एक दूसरे को सहारा देते हैं। तो ये देखो, ये ऑक्सीजन निकला और जाके अटैच हो गया कार्बन को। समझा क्या हुआ, ऑक्सीजन गया और जाके अटैच हुआ कार्बन को। यहां का H O के पास गया, सिंगल बॉन्ड OH हो गया, फिर ये जो O है ये ऊपर से गया और कार्बन को लग गया। डन। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को अब हम निकालेंगे रिंग में। अब रिंग कैसी निकालेंगे, तो देखो पहले तो ऐसी बेंजीन रिंग निकाल लो, ठीक है, ऐसी बेंजीन रिंग निकाल लो। टेढ़ी क्यों निकल रही है, ये रही रिंग, ठीक है। अब रिंग निकालने के बाद उसको यहां से कट करो और ऑक्सीजन लिख लो, रिंग को कट करो और वहां से ऑक्सीजन लिख लो। अब उसके बाद ध्यान से सुनो, ऐसा मानो कि ये जो रिंग है ना, ये एक जेल है, ये एक जेल है। अब अगर कोई जेल के अंदर है और उसको चांस मिला, तो वो हमेशा जेल के कहां आना चाहेगा, बाहर। तो ये जेल है आपका, ये रहा पहला कार्बन। पहले कार्बन के अंदर कौन है, OH, तो अब वो नीचे आएगा जेल से बाहर। ये दूसरे कार्बन के जेल में कौन है, OH, तो वो आएगा नीचे अंदर। वो फिर से जेल में क्यों जाएगा, देखो रिंग के जेल में क्यों जाएगा, तो ये जो जेल के अंदर है OH वो नीचे आ गया। ये सेकेंड कार्बन के जेल के अंदर जो है OH वो नीचे आ गया। अब थर्ड कार्बन के जेल में कौन है, H, वो आ गया नीचे, वो बोला भाई मेरे को आजाद करो। फोर्थ कार्बन के जेल के अंदर कौन है, OH, वो भी आ गया नीचे। अब ये रहा फिफ्थ कार्बन। अब ये फिफ्थ कार्बन को दो चीजें हैं, एक है CH2OH और एक है H। अब CH2OH मोटा ग्रुप है तो उसको लगा दो ऊपर, CH2OH मोटा ग्रुप है उसको लगा दो ऊपर। अब कुछ नहीं करना है, OH है तो उसके ऊपर H रहेगा, OH है तो उसके ऊपर H, H है तो OH, OH है तो H और इधर भी H। सो मैंने जब रिंग निकाली, ये जो जेल के अंदर है ये सारे नीचे आ गए
और वो साइड जो है जेल के बाहर वो सारे अंदर आ गए, ठीक है। सो जो जेल के अंदर है इधर, जो जेल के अंदर है इधर, वो सारे बाहर आ गए, और जो वो साइड है वो सारे कहाँ आ गए, चले गए अंदर, ठीक है। और ये जो मोटू सा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप को हमने ऊपर लटका दिया। अब हम देखेंगे कि ये रिंग वाला स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है। ये देखो कैसे याद रखना है पता है, ये देखो पहले रिंग निकाल लो, मैं तुमको बताती हूँ सीधा, जुगाड़ अल्ट्रा प्रो मैक्स, ठीक है बगा, रिंग निकाल दी, सब जगह OH OH निकाल दो, सब जगह OH OH OH, बस इधर ऊपर जाएगा बल्कि ग्रुप। अब तुमको पता है कौन से कार्बन का उल्टा होता है, थर्ड कार्बन है ना, तो ये 1 ये 2, तो ये थर्ड कार्बन में सिर्फ H आएगा, ये थर्ड कार्बन का ही तो सारा लफड़ा था। अब तो सिंपल है बॉस, जिधर OH है ऊपर H चला गया, OH है ऊपर H चला गया, नीचे H है ऊपर OH, नीचे OH है ऊपर H, और यहाँ पे H, सिंपल। इसको हम बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज, हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। कभी कभी आपको ग्लूकोपाइरेनोज भी बोल सकते हैं। वापस से निकाल के दिखाऊंगी तुमको मैं ये स्ट्रक्चर, समझने के लिए, रिवीजन के लिए। मैं 10 बार बताऊंगी बट तुम भी तो 10 बार ड्रॉ करना, ठीक है। ये देखो मैम ने क्या सिखाया, रिंग निकाल लो, ऐसी ऐसी ऐसे कैसे, हाँ सिंपल। अब देखो नीचे क्या आएगा, सब जगह OH OH, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, थर्ड का तो लफड़ा था, तो सिर्फ इधर H, इधर OH, और इधर जाएगा बल्कि ग्रुप ऊपर। समझ लगा, वेरी गुड। अब OH है तो ऊपर जाएगा H, OH है तो ऊपर जाएगा H, H है तो ऊपर जाएगा OH, OH है तो ऊपर जाएगा H, CH2OH के साथ आएगा H। सिंपल। अगर तुमको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझ गया तो ये चैप्टर तुम ऐसे करोगे, ऐसे, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने तुमको यहां लिख के दिया ना, इसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोज। अब आप बोलोगे मैम इसको अल्फा डी ग्लूकोज क्यों बोल दिया, क्योंकि ये जो फर्स्ट कार्बन है, अगर ये फर्स्ट कार्बन का OH नीचे रहेगा, फर्स्ट कार्बन का OH नीचे रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। अब एक और बार मैं तुमको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझाऊंगी और फिर उसमें से एक और ट्रिक बताऊंगी। ये देखो, ये रहा तुम्हारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ऐसे 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 ऐसे, क्या क्या सिखाया मैंने, सब जगह OH OH नीचे, सिर्फ थर्ड में H नीचे, OH और इधर बल्कि ग्रुप, दैट्स इट। अब OH है तो इधर जाएगा H, OH है तो इधर जाएगा H, H है तो इधर जाएगा OH, OH है तो इधर जाएगा H, और CH2OH के साथ आएगा H। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से, पहला ये जो कार्बन है, अगर इसका OH नीचे गया तो उसको हम बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। लेकिन अगर पहले कार्बन का OH ऊपर है और H नीचे है तो इसको हम बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है और ये जो बीटा डी ग्लूकोज है, हम बोलेंगे ये दो एक दूसरे के एनोमर्स है, ये दोनों एक दूसरे के एनोमर्स है। व्हाट डू यू मीन बाय एनोमर्स? तो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज बिल्कुल सेम है, बस फर्क इतना है कि पहला पोजीशन इंटरचेंज हुआ, पहला पोजीशन इंटरचेंज हुआ तो उसको हमने बोल दिया एनोमर। ठीक है, तो हमने स्ट्रक्चर कैसे निकाला, सब जगह नीचे OH और ऊपर CH2OH, बस थर्ड पोजीशन पे H लगा देना है, हो गया। और बीटा में क्या किया, पहला पोजीशन उल्टा कर दिया। अगर ग्लूकोज समझ गया बॉस तो चैप्टर आ गया, समझ लो, मिल गए मार्क्स। उसके बाद रिड्यूसिंग नेचर ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को हम बोलते हैं इट हैज रिड्यूसिंग नेचर। अब पहले तो सिंपल वर्ड्स में बताओ रिड्यूसिंग नेचर किसको बोलते हैं? जिसके पास अशेरिका में OH असतात ना, जिसके पास ऐसे फ्री OH दिखते हैं उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग नेचर।
तो अब जो ग्लूकोज है या ग्लूकोपाइरेनोज बोल दो, उसके पास एक तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, उसके पास एक तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और वो एल्डिहाइड ग्रुप के वजह से उसमें प्रॉपर्टी आती है रिड्यूसिंग नेचर की। और रिड्यूसिंग नेचर का मतलब है, तुम लोगों को एल्डिहाइड कीटोन्स एसिड में एक ये था, एक टेस्ट थी, 3 टेस्ट है, शिफ्स टेस्ट, टोलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट। सो ये जो है इट गिव्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर टोलेंस एंड फेलिंग्स। अगर तुमको किसी ने पूछा कि ये पॉजिटिव टेस्ट क्यों देता है टोलेंस और फेलिंग्स को, तो तुम बोलोगे क्योंकि ग्लूकोज इज रिड्यूसिंग इन नेचर। रिड्यूसिंग का मतलब ऐसे याद रखो, उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है और उसके पास फ्री का OH है। सो फ्री का OH और एल्डिहाइड होने की वजह से फ्री के OH को बोल दो हेमी एसिटल। दैट इज व्हाई इट शोज रिड्यूसिंग नेचर। क्यों? बिकॉज इट शोज क्या? पॉजिटिव टेस्ट फॉर टोलेंस एंड फेलिंग्स। डन। ये हो गया ग्लूकोज। ग्लूकोज समझ गया तो सब कुछ समझ गया। अब उसके बाद आते हैं हम फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर के पास। अब फ्रुक्टोज देखो कैसा है, 6 कार्बन, 1 2 3 1 2 3 निकाल लिए 6 कार्बन। ग्लूकोज में तुमने क्या किया था? CH2OH इधर लिखा था। अब फ्रुक्टोज में इधर भी CH2OH, इधर भी CH2OH, दोनों में CH2OH लिख दो और सेकेंड पोजीशन को C डबल बॉन्ड O, क्योंकि इसके पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप है ना। ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड था, इसके पास कीटोन है, इसलिए CH2OH और सेकेंड पोजीशन को C डबल बॉन्ड O। और उसके बाद यहाँ पे सब जगह OH। लेकिन मैंने बताया था OH होगा तो H, OH होगा तो H, OH होगा तो H। इधर कुछ मत लिखना क्योंकि 1 2 3 4 4 बॉन्ड बन गए। अब मैंने बताया था एक कार्बन ऐसा होता है जिसमें होता है एटीट्यूड। कौन सा है वो कार्बन? 3rd कार्बन। तो ये देखो 1 2 3 एटीट्यूड मतलब OH की जगह H आएगा और H की जगह OH। समझा? डन। अब एक और बार आपको फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर कराती हूँ। 1 2 3 1 2 3 डन। इधर आ गया CH2OH, इधर आ गया CH2OH। चिंदी डबल बॉन्ड O, चिंदी। अब OH OH के साथ आएगा H। कौन से कार्बन में होगा एटीट्यूड? 3rd कार्बन। तो इसको कर दो उल्टा, इधर आएगा H, इधर आएगा OH। सिंपल। अब मैं आपको बताती हूं, ये तो हुआ फिशर प्रोजेक्शन। अब जैसे हमने एल्डिहाइड का रिंग स्ट्रक्चर निकाला, फ्रुक्टोज का भी निकालेंगे। अब फ्रुक्टोज की रिंग देखो, एल्डिहाइड की तो 6 कार्बन की थी, इसकी 5 कार्बन की होगी। ऐसे रिंग निकालो। अब बच्चे पता है कैसे रिंग निकालते हैं? मैं आपको बताती हूँ कैसे रिंग निकालते हैं। ऐसी रिंग निकालते हैं। अब ऐसी रिंग निकाल दी तो ग्रुप लिखने के लिए जगह ही नहीं बचती। सो डोंट ड्रॉ द रिंग लाइक दिस। ऐसी रिंग निकालो, O ऐसे निकाल दी। अब आपको फ्रुक्टोज के लिए भी मैंने एक जुगाड़ बनाया है। व्हाट इज दैट जुगाड़? ट्रिक क्या है? देखो बॉस, ऐसे ट्रिक्स है ना कि तुम्हारे दिमाग में बैठेगा ही कॉन्सेप्ट। रिंग निकालने के बाद ऐसे करो और OH से शुरू करो और ऑल्टरनेट दे दो। OH H OH H। बेस्ट ट्रिक है ये, क्योंकि फ्रुक्टोज का बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, इसलिए ये ट्रिक है। OH H OH H ऑल्टरनेट लिख दो। और जो मोटू ग्रुप है, बल्कि ग्रुप, CH2OH CH2OH, ये मोटू ग्रुप को ऊपर लिख दो। अब H के साथ आएगा OH और OH के साथ आएगा H। हो गया फ्रुक्टोज। कितना सिंपल है, ऑल्टरनेट लिख दिया, OH H OH H, 2 बल्कि ग्रुप ऊपर, हो गया फ्रुक्टोज। अब हम फ्रुक्टोज का और भी कुछ देखेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखो, फ्रुक्टोज इज ऑल्सो अ रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। अब देखो फ्रुक्टोज में हम क्या करेंगे, मैंने कैसे सिखाया फ्रुक्टोज, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे, कैसे, कौन सा गाना है? आई हैव बीन सिंगिंग दिस फॉर सो लॉन्ग
एंड आई डोंट नो ये कौन सा गाना है, कहीं तो मैंने सुना ही है। देखो ऑल्टरनेट निकाल दो, OH H OH H निकाल दिया। अब ये जो मोटू मोटू ग्रुप है इसको डाल दो ऊपर 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 ऊपर, डाल दिया। अब H के साथ आएगा OH, OH के साथ आएगा H। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। अब ध्यान से सुनो, जब फर्स्ट ये वाला, ये इधर के पोजीशन वाला OH नीचे आएगा, अपन ने ग्लूकोज में भी देखा था ना, ये नीचे आ गया तो ये हो गया अल्फा डी फ्रुक्टोज, अल्फा डी फ्रुक्टोज। लेकिन 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 अगर मैं इसको कर दूं उल्टा, कैसा है फ्रुक्टोज, ऐसा है, ऑल्टरनेट OH H OH H, भाल्की ग्रुप ऊपर, भाल्की ग्रुप ऊपर, H के साथ OH, OH के साथ H। अब मेरे दोस्तों, अगर मैंने पहला ग्रुप उल्टा कर दिया, यानी OH को ले लिया ऊपर, CH2OH को ले लिया नीचे, तो इसको हम बोलेंगे बीटा डी फ्रुक्टोज। तो ये दोनों भी एक दूसरे के एनोमर्स हो गए, पहला OH नीचे, अल्फा, OH ऊपर, बीटा। अब तुमको एक बात बोलूं, राज की बात, देखो एक बल्कि ग्रुप नीचे आया बीटा में और एक बल्कि ग्रुप ऊपर, यानी ये जो बल्कि ग्रुप है ना बीटा में, ये एक दूसरे को ऑपोजिट है, एक ऊपर एक नीचे, इसीलिए ना बीटा ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे। इसमें देखो दोनों बल्कि ऊपर लटके हैं तो स्ट्रक्चर पूरा ऐसा ऊपर चला गया, बट इसमें एक ऊपर है एक नीचे है, सो बीटा फ्रुक्टोज इज मच स्टेबल। अल्फा और बीटा फ्रुक्टोज या अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज, अल्फा फ्रुक्टोज बीटा फ्रुक्टोज, समझ गया? तो ऐसा चैप्टर हो गया। चलो अब उसके बाद हम आते हैं डाइसैकेराइड्स के पास। डाई का मतलब है 2, सैकेराइड का मतलब है शुगर। हम ना सुक्रोज एंड में करेंगे, लास्ट में, क्योंकि सुक्रोज में ना 1 और 2 कार्बन आता है, तो मैं आपको एंड में बताऊंगी, पहले मैं आपका लेवल बिल्ड करूंगी। सो डाइसैकेराइड का हम अगला एग्जाम्पल लेंगे माल्टोज। अब माल्टोज देखो, डाइसैकेराइड मतलब 2 शुगर होते हैं। अब इसमें कौन से 2 शुगर है? दोनों अल्फा डी ग्लूकोज है, बस इधर अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन 1 लो और इधर अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन 4 लो, ठीक है? अब ये स्ट्रक्चर होता कैसे है देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। माल्टोज हम बना रहे हैं, उसमें 2 शुगर लगेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। अब देखो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसी रिंग, सब जगह नीचे OH OH, बस थर्ड में होगा H OH और इधर बल्कि ग्रुप ऊपर, और OH है तो H, OH है तो H, H है तो OH, OH है तो H। ये हो गया एक अल्फा डी ग्लूकोज और 2 अल्फा डी ग्लूकोज चाहिए ना हमको, तो एक और यहां पे निकाल लेती हूं। ये देखो OH OH, थर्ड में आएगा H, इधर आएगा OH और बल्कि ग्रुप ऊपर। डन। अब OH के साथ ले लो H, OH के साथ ले लो H, H के साथ ले लो OH, OH के साथ ले लो H। अब ध्यान से सुनो, ये स्ट्रक्चर का, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3 और ये कार्बन 4 बराबर है, यस और नो? ये कार्बन 1 2 3 4 और यहाँ का ये वाला है कार्बन 1, ये वाला है कार्बन 1। अब तुमको क्या करना है, कार्बन 1 और कार्बन 4 बोला है ना, सो ये कार्बन 1 का OH निकाल लो, कार्बन 1 का OH निकाल लो और कार्बन 4 का H निकाल लो। कार्बन 1 का OH और कार्बन 4 का H, यहाँ का OH यहाँ का H मिलकर क्या देगा, H2O। यहाँ का OH यहाँ का H, कार्बन 1 का OH कार्बन 4 का H, H2O देगा। फिर अब बचा क्या, देखो ये देख रहे हो बीच में सिर्फ O बचा है,
तो मैं ये पूरा निकाल देती हूँ और बीच में सिर्फ O बचा है तो मैं इनको कनेक्ट कर देती हूँ O से। और ये जो बॉन्ड है इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो मैंने क्या किया, 2 अल्फा डी ग्लूकोज निकाले, इसके कार्बन 1 का OH, इसके कार्बन 4 का H, OH और H, H2O बाहर निकला। यहाँ पे जो O बचा था उससे मैंने उनको ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो ये हो गया आपका माल्टोज का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? माल्टोज का स्ट्रक्चर, जहां पे मैंने कार्बन 1 और कार्बन 4 ले लिया। क्लियर है सबको इधर तक? यस और नो, यस और नो, यस और नो। चलो बढ़े आगे। माल्टोज के बाद अब बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर के पास। ठीक है, माल्टोज के बाद अगला स्ट्रक्चर है लैक्टोज का। अब लैक्टोज में आपको बोला है बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। मैम गैलेक्टोज तो हमने सुना ही नहीं है, आपने हमको सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज सिखाया। ठीक है, गैलेक्टोज मैंने नहीं सिखाया, वेरी गुड, मैंने सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज सिखाया। अब उसके ऊपर से मैं सिखाऊंगी गैलेक्टोज कैसे बनाना है, सो दैट वी डोंट गेट कंफ्यूज। देखो तुमको बीटा डी, गैलेक्टोज को इग्नोर करो, ऐसे सोचो वहां पे ग्लूकोज है। तो मुझे बताओ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है, बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है। अब तुम बोलोगे मैम बीटा का भी याद नहीं आ रहा, अल्फा का तो आता है, तो हम अल्फा निकाल लेंगे। OH, OH, H, OH, बल्कि ग्रुप CH2OH। अब OH के साथ आएगा H, OH के साथ H, H के साथ OH, OH के साथ H और इधर H। अब ये तो अल्फा ग्लूकोज निकाला, लेकिन तुमको बीटा चाहिए, तो फर्स्ट का पोजीशन इंटरचेंज कर दो। यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे आ गया H, ये हो गया तुम्हारा बीटा ग्लूकोज। यहाँ पे एक और बीटा ग्लूकोज निकाल लो। कैसा है बीटा ग्लूकोज? सेम ऐसा देख के यहाँ पे निकाल लो बीटा ग्लूकोज, OH और H है। फिर देखो तुमने 2 बीटा डी ग्लूकोज निकाल लिए, ये हुआ बीटा डी ग्लूकोज। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने तुमको यहाँ पे बीटा डी गैलेक्टोज बोला है, बीटा डी ग्लूकोज नहीं बोला है, बीटा डी गैलेक्टोज बोला है। तो बीटा डी गैलेक्टोज के लिए आपको क्या करना है, बीटा डी ग्लूकोज निकाल लो, बट गैलेक्टोज के लिए ये देखो, ये 1 पोजीशन, ये 2, ये 3 और ये 4, ये जो 4th पोजीशन है ये इंटरचेंज कर दो, यानी OH ऊपर ले लो और H नीचे ले लो। सो अगर तुमने बीटा डी ग्लूकोज का चौथा पोजीशन उल्टा कर दिया तो वो बन जाता है बीटा डी गैलेक्टोज। अब ये स्ट्रक्चर हो गया तुम्हारा बीटा डी गैलेक्टोज, समझ गए? तो बीटा डी ग्लूकोज निकालो, बीटा डी ग्लूकोज का चौथा पोजीशन उल्टा कर दिया तो बन गया बीटा डी गैलेक्टोज। अब तुमको बीटा डी ग्लूकोज भी नहीं आता तो अल्फा निकालो, अल्फा को बीटा कर दो, सिंपल। सो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज सेम है, सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज का 4th कार्बन उल्टा किया तो बीटा डी गैलेक्टोज बनेगा। अब यहाँ पे भी आपको लेना है कार्बन 1, यहाँ पे भी लेना है कार्बन 4, पिछले बारी जैसा ही। अब इसका कार्बन 4th कौन सा है? 1, 2, 3, 4 और इसका ये 1 है। तो अब आप क्या करोगे, ये 4th कार्बन है और ये 1st कार्बन है। अब मान लो इसका OH निकाल लो, इसका OH निकाल लो और इसका H निकाल लो। अब इसका OH और इसका H निकाल दिया, बीच में क्या बचा? सिर्फ O। इसका OH और इसका H निकाल दिया, बीच में सिर्फ बचा O। देखो इसका OH निकाल दिया और इसका निकाल दिया H, अब बीच में सिर्फ O बचा है ना। अब वो O को मैं ऐसे कनेक्ट कर देती हूँ, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? यहां का OH और यहां का H निकाल दिया और ये ऐसे कनेक्ट कर दिया O से, ऐसे कनेक्ट कर दिया O से, ठीक है? ये हो गया आपका लैक्टोज का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? लैक्टोज का स्ट्रक्चर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड।
बढ़े आगे। चलो उसके बाद अब हम आते हैं पॉलीसैकेराइड के पास। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीसैकेराइड? पॉली का मतलब है मेनी और सैकेराइड का मतलब है शुगर्स। सो पॉलीसैकेराइड का मतलब है मेनी शुगर्स, मेनी शुगर। अब पॉलीसैकेराइड में ना आपका आता है स्टार्च, पॉलीसैकेराइड में आपका आता है स्टार्च, और स्टार्च में दो आते हैं। देयर आर टू टाइप्स, वन इज अमाइलोज एंड वन इज अमाइलोपेक्टिन। वन इज अमाइलोज एंड वन इज अमाइलोपेक्टिन। सो पॉलीसैकेराइड में आता है स्टार्च, और स्टार्च में दो टाइप्स आते हैं। पॉलीसैकेराइड ये देखो ऐसा है, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में कौन से दो आते हैं? पॉलीसैकेराइड के अंदर आता है स्टार्च और स्टार्च में दो आते हैं, वन इज अमाइलोज एंड वन इज अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, ये दो आते हैं। अब स्टार्च क्या है पहले हम वो पढ़ लेंगे, और स्टार्च पढ़ने के बाद वी विल गो टू अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर। स्टार्च देखो क्या है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, हैज टू कंपोनेंट्स अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। मैंने बोला ना स्टार्च में दो चीजें हैं, वन इज अमाइलोज, वन इज अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज इज सॉल्युबल इन वाटर एंड फॉर्म्स ब्लू कलर्ड सोल्यूशन, दैट्स इट। इतना ही याद रखो, फिर तो नया ही आर्टिकल है आपका सेल्यूलोज। ठीक है, मैं अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन का आपको डिफरेंस भी बता दूंगी। अब देखो कौन से दो आते हैं इसमें, वन इज अमाइलोज एंड वन इज अमाइलोपेक्टिन। अब अमाइलोज जो है कुछ नहीं करना इसमें, अमाइलोज में क्या होता है, बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज के यूनिट साथ में आते हैं, बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज के यूनिट साथ में आते हैं और कार्बन 1 और कार्बन 4 पे वो लिंक करते हैं। फिर तुम बोलोगे मैम अगर अल्फा डी ग्लूकोज के यूनिट सेम आते हैं तो माल्टोज में भी तो वही हुआ, अल्फा डी ग्लूकोज के ही तो यूनिट साथ में आए, तो बस माल्टोज भी सेम है, माल्टोज में भी अल्फा डी ग्लूकोज के यूनिट साथ में आए, अमाइलोज में भी अल्फा डी ग्लूकोज के ही यूनिट साथ में आएंगे। बट द डिफरेंस इज माल्टोज में सिर्फ, माल्टोज एक डाइसैकेराइड है यानी दो शुगर वाला, सो माल्टोज में सिर्फ दो अल्फा डी ग्लूकोज साथ में आए, अमाइलोज में बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज साथ में आएंगे क्योंकि अमाइलोज पॉलीसैकेराइड है। सो अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज बहुत सारे आएंगे, लेकिन माल्टोज में दो ही आए यूनिट्स, एक अल्फा डी ग्लूकोज दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज, लिंकेज बन गया। कौन सा लिंकेज? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब अमाइलोज और अल्फा डी ग्लूकोज सेम है, तो मैं एक बार एग्जांपल दे देती हूं। कैसा है अल्फा डी ग्लूकोज? ऐसे OH OH H OH CH2OH, अब इधर H H OH H। अब इधर एक और यूनिट निकाल लो अल्फा डी ग्लूकोज का, OH, फिर इधर H, बल्कि ग्रुप ऊपर, OH है तो H, OH है तो H, H है तो OH, इधर H, फिर एक और यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज का, अब हम इनको लिंक कैसे करेंगे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। तो इसका OH और इसका H बाहर निकालना है, यानी हो जाएगा H2O, तो इन दोनों को कनेक्ट कर दो O से, हो गए ये दोनों कनेक्ट O से। सेम इधर भी होगा, ये इसका OH और इसका H, H2O कनेक्ट कर दो ये दो को O से। समझ में आया कि नहीं आया? कनेक्ट कर दो O से, तो ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, किसका स्ट्रक्चर? अमाइलोज का। तो अमाइलोज में होता क्या है? तो अमाइलोज में बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज साथ में आते हैं और कार्बन 1 और कार्बन 4 पे बनाते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब हम आते हैं अमाइलोपेक्टिन पर। अमाइलोपेक्टिन में भी वही होता है, अल्फा डी ग्लूकोज बहुत सारे सेम साथ में आते हैं। सो बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज साथ में आते हैं,
सो बेसिकली इट इज सेम लाइक अमाइलोज, इट इज सेम लाइक अमाइलोज, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि क्या डिफरेंस है देखो, क्या डिफरेंस है देखो, ध्यान से देखो, इधर है अमाइलोज और इधर है अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अब अमाइलोज में क्या होता है पता है, अमाइलोज में अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन 1 और कार्बन 4 साथ में आता है, कार्बन 1 और कार्बन 4 साथ में आता है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन में कार्बन 1 और कार्बन 4 तो आता ही आता है, बट कार्बन 1 और कार्बन 6 भी आता है। इसको हम बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर। सो अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बहुत सारे साथ में आना, अमाइलोज का स्ट्रक्चर। लेकिन C1C4 पे लिंक किया तो अमाइलोज, लेकिन C1C4 प्लस C1C6 किया तो अमाइलोपेक्टिन। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा स्टार्च। तो मोनोसैकेराइड के हमने दो स्ट्रक्चर्स देखे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज में अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, फिर फ्रुक्टोज में अल्फा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज। फिर हम आए डाइसैकेराइड के पास। डाइसैकेराइड में 3 एग्जाम्पल थे, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। सुक्रोज में एंड में लेने वाली हूं। सो माल्टोज और लैक्टोज, ये 2 एग्जाम्पल देखे हमने। फिर आए हम पॉलीसैकेराइड के पास। पॉलीसैकेराइड में हमने देखा स्टार्च, स्टार्च में 2 थे, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अब स्टार्च में हम एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं, विच इज सेल्यूलोज, ठीक है। अगेन सेल्यूलोज इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड formed by beta D glucose linked by 1,4 glycosidic linkage. So सेल्यूलोज में क्या होता है, अभी सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर कैसा है, इधर आपको लेना है बहुत सारे बीटा डी ग्लूकोज, तो यहाँ पे आपको लेने हैं बहुत सारे बीटा डी ग्लूकोज। अब आप बोलोगे मैम बीटा डी का तो हमको स्ट्रक्चर ही नहीं आता। ठीक है ना, रो क्यों रहे हो, अल्फा निकाल लो। अब 1000 बार निकाला है, लर्न तो हो ही जाएगा, ठीक है। अल्फा हो गया, ये देखो अल्फा अल्फा अल्फा, ये रहा अल्फा। अब इसका बीटा कैसे करूं, OH ऊपर H नीचे, ये एक बीटा डी ग्लूकोज हुआ, इधर एक और बीटा डी ग्लूकोज निकालो। अब तो देख के ही निकाल सकते हो। अब आगे तुम एक और निकाल सकते हो, क्योंकि तुमको नहीं तो ये डाइसैकेराइड बन जाएगा ना, तो आगे एक और निकाल लो। ये देखो बीटा, सो OH ऊपर H नीचे। अब तुमको कौन सा कार्बन लिंक कराना है, 1 और 4 ना, कार्बन 1 और कार्बन 4। तो कैसे कराएंगे कार्बन 1 और कार्बन 4, तो ये रहा इसका 4th कार्बन और ये रहा इसका 1st कार्बन। तो इसका OH निकाल लो और इसका H निकाल लो, इसका OH और इसका H H2O हो जाएगा। तो इसका OH और इसका H, अब इधर सिर्फ O बचा ना, सो ये O बच गया। इधर भी वही करना है, इसका OH निकाल दो, इसका OH और इसका H, क्या बचा, सिर्फ O बचा, ये देखो O बच गया। डन, ये हो गया तुम्हारा सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर। अब तुम बोलोगे मैम हमको इतने कैसे याद रखेंगे, डू नॉट फियर व्हेन सियोना मैम इज नियर। ये देखो जादू, मैंने चार्ट बना के रखा है। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड में हमने सुक्रोज देखा नहीं है, बट देखने वाले हैं। सो सुक्रोज, सुक्रोज में क्या क्या आता है बताओ मेरे को, ये तुमको याद अभी नहीं रहेगा क्योंकि अभी हुआ नहीं है ना, बट मैंने डाल दिया है चार्ट में। सुक्रोज में रहता है अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रुक्टोज, इसका कार्बन 1, इसका कार्बन 4। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच इज योर माल्टोज के पास। अब माल्टोज में क्या क्या आता है, बीटा अल्फा डी ग्लूकोज, कार्बन 1 कार्बन 4। सो माल्टोज में अल्फा डी ग्लूकोज, कार्बन 1 कार्बन 4। फिर हमने देखा लैक्टोज, लैक्टोज में कौन कौन आया, लैक्टोज में बीटा डी गैलेक्टोज,
और बीटा डी ग्लूकोज, कार्बन 1 कार्बन 4, सब में कार्बन 1 कार्बन 4 ही है। फिर हमने देखा अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज में कौन कौन आया बताओ, अमाइलोज में कौन कौन आया, अल्फा डी ग्लूकोज, कार्बन 1 कार्बन 4। अमाइलोपेक्टिन में अल्फा डी ग्लूकोज ही आया, लेकिन कार्बन 1 कार्बन 4, कार्बन 1 कार्बन 6। और फिर आता है आपका लास्ट वाला जो हमने देखा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज में कौन आता है, सेल्यूलोज में आते हैं 2 बीटा डी ग्लूकोज, या मतलब मल्टीपल, मैंने तो 2 ही लिखे हैं, तुम ऑफ कोर्स समझ जाओगे, पॉलीसैकेराइड मतलब मल्टीपल, सो कार्बन 1 एंड कार्बन 4। सो दिस चार्ट विल हेल्प यू टू रिमेंबर एवरीथिंग, यू डोंट नीड टू रट्टिफाई एनी स्ट्रक्चर। ये बात याद रखो, जो बच्चे रट्टा मारते हैं ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आते। कॉन्सेप्ट का फील लो, ट्रिक से याद रखो, बट रट्टा नहीं, क्योंकि रट्टा तो एनी टाइम यू कैन फॉरगेट, ठीक है। सो सुक्रोज अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रुक्टोज, कार्बन 1 कार्बन 2। माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज, कार्बन 1 कार्बन 4। लैक्टोज बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज, कार्बन 1 कार्बन 4। अमाइलोज अल्फा डी ग्लूकोज, कार्बन 1 कार्बन 4। अमाइलोपेक्टिन सेम, अल्फा डी ग्लूकोज, but carbon 1 carbon 4 carbon 1 carbon 6, and then the last one is cellulose, which is beta d glucose, carbon 1 carbon 4, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम अगले आर्टिकल के पास बढ़ते हैं, विच इज योर प्रोटीन्स, ठीक है। चलो, शुड वी मूव फॉरवर्ड। अब मोनोसैकेराइड का चार्ट होने के बाद वी विल मूव, ये रहा मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, सबके लिख के दिए। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज प्रोटीन। बस प्रोटीन तो हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग जिम जाते हैं उनकी तो आन बान और शान सिर्फ प्रोटीन है। बताइए प्रोटीन हमको मिलते कहाँ पे है बॉडी में, like through which foods do we get this protein? So we get it through milk, pulses, nuts, fishes, chicken, अंडा, from all this we get protein, बराबर है। और एनिमल बॉडीज के लिए, like even including us, not just the animals, उनके अलावा भी for us also it is the fundamental structure of any animal body। but ये जो प्रोटीन्स है ये है क्या, तो पहले तो ये याद रखो कि ये प्रोटीन्स जो है ये पॉलीमर है, प्रोटीन्स जो है ये पॉलीमर है। और ये प्रोटीन्स, तुमको ये याद रखने का मैं बहुत अच्छा ट्रिक बताती हूँ, प्रोटीन्स का डेफिनेशन। प्रोटीन्स है क्या, तो बॉस ये जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स, और ये पॉलीमर्स किससे बने हैं, तो प्रोटीन्स पॉलीमर है और प्रोटीन्स बने हैं अमाइंस से। अमाइंस है आपके मोनोमर, अमाइंस है, या तो अमाइंस नहीं, आप उसको ऐसा याद रखो, अल्फा अमाइनो एसिड्स, ठीक है। सो दीज आर मोनोमर्स। प्रोटीन पॉलीमर है, यानी बहुत सारे यूनिट साथ में आएंगे तो बनेगा पॉलीमर, और उसका मोनोमर जो है दैट इज अल्फा अमाइनो एसिड। अब बहुत सारे अल्फा अमाइनो एसिड्स जब साथ में आते हैं तो वो बनाते हैं प्रोटीन्स यानी पॉलीमर। लेकिन ये एक अल्फा अमाइनो एसिड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये लाइक दिस, ये अल्फा अमाइनो एसिड एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होंगे, तो बॉस ये जो अल्फा अमाइनो एसिड्स है ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं थ्रू पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। कैसे कनेक्ट होते हैं ये लोग एक दूसरे से, थ्रू पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। सो नाउ व्हेन आई आस्क यू व्हाट आर प्रोटीन्स, तो आप बोलोगे प्रोटीन्स है पॉलीमर जो बने हैं मोनोमर्स से, विच इज द अल्फा अमाइनो एसिड्स। और ये जो मोनोमर्स है ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, सो दीज मोनोमर्स आर अटैच्ड टू ईच अदर वाया पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ो। प्रोटीन्स आर पॉलीअमाइड्स विच आर हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स, मतलब समझ गए, प्रोटीन्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स formed by monomers called as alpha amino acids. So proteins are polymers which are formed by monomers called as alpha amino acids, and they are linked to each other
बाय पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। इफ यू वांट मैं ये डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में भी लिख के दे सकती हूं, तो दो मैम, पक्का दो, है ना। देखो, प्रोटीन्स आर क्या है ये प्रोटीन्स? हु आर प्रोटीन्स? प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स जो किससे बने हैं? विच आर फॉर्म्ड बाय मोनोमर्स। किससे बने हैं? फॉर्म्ड बाय मोनोमर्स। और ये मोनोमर्स कौन है? विच आर फॉर्म्ड बाय मोनोमर्स। और इन मोनोमर्स को हम क्या बोलेंगे? टर्म्ड एज क्या बोलेंगे इन मोनोमर्स को? प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स विच आर फॉर्म्ड बाय मोनोमर्स टर्म्ड एज अल्फा अमाइनो एसिड्स which are linked by कैसे लिंक होंगे? which are linked by polypeptide bond, which are linked by polypeptide bond। समझ में आ गया? सो पॉलीमर्स प्रोटीन्स है, किससे बने हैं? मोनोमर्स से, अल्फा अमाइनो एसिड। और ये कैसे लिंक हुए? दे आर लिंक्ड बाय पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। अब ये जो प्रोटीन्स है ये बने हैं अल्फा अमाइनो एसिड से, बट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड? तो देखो, अमाइनो और एसिड, व्हेन आई से अमाइनो तो अमाइन ग्रुप आएगा, तो एक साइड आया अमाइन ग्रुप। एसिड बोलने के बाद एक साइड आया एसिड, सो एक साइड आया अमाइनो ग्रुप, एक साइड आया एसिड, एक साइड आया आपका R और एक साइड आया आपका H। दैट्स इट। सो इट्स वेरी सिंपल टू रिमेंबर कि अमाइनो एसिड, सो व्हेन आई से अमाइनो एक साइड NH2 अमाइन आएगा, व्हेन आई से एसिड एक साइड एसिड आएगा, और यहाँ पे R है, यहाँ पे H है। सिंपल सिंपल सिंपल, वेरी गुड। उसके बाद प्रोटीन्स का मीनिंग तो आप समझ गए ना। प्रोटीन पॉलीमर है, किससे बना है? मोनोमर अमाइनो एसिड। और ये अमाइनो एसिड लिंक कैसे हुए हैं? थ्रू पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। अब उसके बाद ये अल्फा अमाइनो एसिड्स जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ऊपर से ऑफ कोर्स प्रोटीन है, दे आर वाटर सॉल्युबल, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और बाकी अमाइंस या एसिड्स जैसे इसके प्रॉपर्टीज थोड़े से अलग होते हैं। अब आप बोलोगे मैम फिर बाकी अमाइनो एसिड्स के प्रॉपर्टीज अलग और इसके प्रॉपर्टीज अलग क्यों है? तो इसके प्रॉपर्टीज अलग होते हैं बिकॉज इट हैज अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज ज्विटर आयन। ट्विटर नहीं, ज्विटर आयन। तो पहले तो ये बात समझ लो कि ये जो अल्फा अमाइनो एसिड्स है इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, प्रोटीन है तो वाटर सॉल्युबल है, और बाकी अमाइंस या एसिड जैसे इसके प्रॉपर्टी थोड़े अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये फॉर्म कर सकता है ज्विटर आयन। अब ज्विटर आयन होता क्या है? देखो, मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया C डबल बॉन्ड OH एसिड, यहाँ पे मैंने ले लिया NH2, ठीक है, और ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे ले लिया R, यहाँ पे ले लिया H। अब क्या होगा ना, ज्विटर, देखो ये तो आपका अमाइनो एसिड हुआ ना, एसिड NH2 R और H। अब क्या होता है, ये हो जाता है इंटर कन्वर्टेबल। अब इंटर कन्वर्टेबल का मतलब क्या है? देखो, दे आर रिवर्सिबल, इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? तो ये ऐसा है, यहाँ पे आ गया R, यहाँ पे आ गया H। अब ये COOH, C डबल बॉन्ड OH लिख दो, या आप उसको COOH लिखोगे तो भी चलेगा। अब ये एसिड का H चला गया तो ये हो गया COO माइनस, और वो H चला गया NH2 को तो वो हो गया NH3 प्लस। तो ये जो इंटर कन्वर्टेबल रिवर्सिबल स्ट्रक्चर है इसी को हम बोलेंगे ज्विटर आयन। क्या बोलेंगे? ज्विटर आयन। तो एसिड का H इधर गया तो वो NH3 हुआ और इधर बचा COO माइनस। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द ज्विटर आयन। समझ में आया? सो कभी कभी अमाइनो एसिड के प्रॉपर्टीज बाकी एसिड्स या अमाइन से अलग होंगे। What is the reason? Because it can form a structure which is called as the zwitter ion. समझ में आया? So amines जो है या अल्फा अमाइनो एसिड्स जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, वाटर सॉल्युबल है, बट बाकी अमाइंस और एसिड से इनके प्रॉपर्टीज अलग है। क्यों? बिकॉज दे कैन फॉर्म अ स्ट्रक्चर
which is called as the zwitterion. बढ़े आगे? ओके अब उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड्स इन प्रोटीन, मैंने बोला ना कि ये एक अमाइनो एसिड दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, हाउ विल दे बी कनेक्टेड? सो दीज अमाइनो एसिड्स आर कनेक्टेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। और एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है क्या? नहीं, बहुत सारे। मान लो ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो इनमें भी पेप्टाइड बॉन्ड, इनमें भी पेप्टाइड बॉन्ड, इनमें भी पेप्टाइड बॉन्ड, तो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, लाइक मैनी पेप्टाइड बॉन्ड। सो प्रोटीन्स जो है ये बनते हैं अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, बट वी हैव मैनी पेप्टाइड बॉन्ड, सो इसीलिए हम उसको बोलते हैं इट हैज पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। बढ़े आगे? उसके बाद अब टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, एक है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, एक है फाइब्रस प्रोटीन। अभी ग्लोब्यूलर, नेम इटसेल्फ टेल्स यू इट्स लाइक अ स्फीयर, इट्स लाइक अ ग्लोब। अब ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, इट्स लाइक अ ग्लोब, इट्स लाइक अ स्फीयर। ऐसा क्यों है? Why is it like a globe और why is it like a sphere? क्योंकि ना ये क्यों बनता है ग्लोब या स्फीयर जैसे? It is formed like that due to the coiling. It is formed like that due to the coiling. So globular proteins globe जैसे होते हैं या स्फीयर जैसे होते हैं because they are formed like that due to the coiling of the structure. Structure एक दूसरे में गोल 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 हुआ है, so it is formed like that due to coiling. उसके बाद ये वाटर में मिक्स हो जाते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन या एग अल्ब्यूमिन, ये वाटर में सॉल्युबल है। अब आते हैं फाइब्रस प्रोटीन, दे आर रॉड लाइक। कैसे है? रॉड लाइक। अब इनका स्ट्रक्चर, मैम रॉड ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे। सो व्हाई इज द स्ट्रक्चर रॉड लाइक? बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के वजह से दे आर रॉड लाइक। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। एग्जाम्पल कैरेटीन। अब कैरेटीन कहाँ होता है? हेयर में। अब ऑफ कोर्स सोचो, अगर बेटा तुम नहाने गए और तुम, ऐसा होता है कि नहा के आए सीधा टकले हो गए? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो तुम्हारे बाल है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इसका मतलब ये फाइब्रस प्रोटीन है। नहीं तो अगर तुम्हारे बाल ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते तो पहले तो ये घुंघराले होते, दूसरी बात जब तुम नहाते तुम टकले हो जाते। क्यों तुम टकले हो जाते बताओ? क्योंकि तुम टकले इसीलिए हो जाते क्योंकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन अपने बाल है फाइब्रस प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, इसीलिए पानी लगाने के बाद भी हमारे बाल कायम हो जाते हैं। नहीं तो नहाने गए, नहा के आए, बाला 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 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। So that is why fibrous proteins are insoluble in water and globular proteins are soluble in water. ये insoluble है, वो soluble है। उसके बाद नेक्स्ट, ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, फाइब्रस और ग्लोब्यूलर। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के पास। प्रोटीन का स्ट्रक्चर चार टाइप का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। कौन से चार टाइप्स है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। ये रहा प्राइमरी। इतना सिंपल है मैम? हाँ जी, चीजों को कॉम्प्लिकेट सिर्फ हम करते हैं, बट चीजें वैसी होती बड़ी सिंपल है। सो प्राइमरी प्रोटीन्स का मतलब है कि जो अमाइनो एसिड्स है वो बेचारे नॉर्मल एक स्ट्रेट चेन में अरेंज रहेंगे। सो जब आपके प्रोटीन्स एक नॉर्मल स्ट्रेट चेन में अरेंज रहेंगे हम उनको बोलेंगे प्राइमरी प्रोटीन्स। ये देखो क्या हो रहा है प्राइमरी प्रोटीन्स में। So these proteins are arranged in a normal straight chain. Now when they are arranged in a normal straight chain, we call them as primary proteins. The structure of protein is the sequence of constituent alpha amino acid residue linked by peptide bond. So in short they are arranged in a straight line और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। डन, ये हो गया प्राइमरी प्रोटीन। फिर सेकेंडरी। अब सेकेंडरी में दो आते हैं, एक होता है अल्फा हेलिक्स, दूसरा होता है बीटा प्लेटेड। अब अल्फा हेलिक्स में देखो क्या होता है, अल्फा हेलिक्स में देखो क्या होता है। अल्फा हेलिक्स में ना आपका स्ट्रक्चर ऐसे 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 होता है और बीटा प्लेटेड में आपका स्ट्रक्चर ऐसे 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 हो जाता है। सो बेसिकली प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रेट है,
अब सेकेंडरी ऐसे हो गए और बीटा प्लेटेड डिश 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 ऐसे हो गया। अब देखो सेकेंडरी प्रोटीन्स, द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट of localized regions of proteins, the three dimensional arrangement of localized region of protein। अब उसमें दो है अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स मतलब वैसा forms when a polypeptide chain twists into the clockwise direction, each turn has 3.6 amino acid, so clockwise ऐसा 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 घूमा तो अल्फा हेलिक्स। Beta plated, when two or more polypeptide chain called strands line up side by side, side by side, side by side, side by side, उसको बोलेंगे बीटा प्लेटेड, उसको हम बोलेंगे बीटा प्लेटेड। उसके बाद टर्शरी, देखो तुमको चीज बताओ क्या है, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी और ये क्वार्टरनरी। देखो प्राइमरी में बेचारे सीधे 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 सीधे, फिर अल्फा हेलिक्स में टू नु 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 नु, और फिर बीटा प्लेटेड में टू नु 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 नु, फिर उसके बाद टर्शरी। अब तुम सोचो प्राइमरी में सीधे से ऐसे ऐसे हो गए, सेकेंडरी में टक 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 ऐसे हो गए, अब टर्शरी में ये थोड़े ऐसे हो जाएंगे, गुच्छम गुच्छी। और फिर आएगा क्वार्टरनरी में, ये देखो और सगळे गुंतले एक दूसरे मध्ये, ये हो गया तुम्हारा क्वार्टरनरी प्रोटीन। सो प्राइमरी में स्ट्रेट चेन, सेकेंडरी में बीटा प्लेटेड, टर्शरी में ऐसे 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 कॉइल होने लगे और क्वार्टरनरी में तो पूरे कॉइल हो गए। सो टर्शरी देखो, द थ्री डायमेंशनल शेप एडॉप्टेड बाय एंटायर पॉलीपेप्टाइड चेन, थ्री डायमेंशनल शेप यानी ऐसा adopted by entire polypeptide। और अब हम आते हैं क्वार्टरनरी, when two or more polypeptide chain are folded with tertiary structure। so tertiary structure को अगर तुमने और गुच्छम गुच्छी कर दी तो बनेगा क्वार्टरनरी, स्ट्रेट हुआ तो प्राइमरी, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड सेकेंडरी, थोड़ा एंटेंगल होने लगा तो टर्शरी, और बहुत गुच्छम गुच्छी हो गई तो क्वार्टरनरी। बढ़े आगे, चलो उसके बाद अब आता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, ये जो प्रोटीन होता है ना, ये एक दूसरे में ऐसे गुच्छम गुच्छी हो गया। अब डीनेचुरेशन प्रोसेस में क्या होगा, डीनेचुरेशन में क्या होगा, ये जो प्रोटीन है, ये जो ऐसा ऐसा हुआ है, ये अब सीधा होना शुरू हो जाएगा। सो बेसिकली ये जो क्वार्टरनरी प्रोटीन है गुच्छम गुच्छी वाला, वो कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी प्रोटीन में। ये देखो क्वार्टरनरी प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी प्रोटीन में। सो ये जो गुच्छम गुच्छी थी, अब वो देखो जैसे तुम्हारे पास कोई धागा हो और वो धागा या हमारे बाल एक दूसरे पूर्ण गुंतात, फिर हम उनको ध्यान से निकालते हैं, तोड़ नहीं देते हम उनको। बाल ऐसे ऐसे हो गए तो तोड़ उखाड़ देंगे क्या बालों को? नहीं, अपन गुंता काटते, हम बाल क्या करते हैं, कोम करते हैं, वी मेक देम स्ट्रेट, बट हम बाल टूटने नहीं देते। वैसे ही डीनेचुरेशन में होता है, ये ऐसे गुच्छम गुच्छी होता है। अब हम वो गुच्छम गुच्छी खोलेंगे लेकिन बॉन्ड को टूटने नहीं देंगे। हम बाल उखाड़ते हैं क्या, बिगड़ गए तो नहीं, तो प्रोटीन क्यों उखाड़ना है तुमको? देखो, द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूलर शेप ऑफ प्रोटीन्स चेंजेस विदाउट ब्रेकिंग द पेप्टाइड बॉन्ड, विदाउट ब्रेकिंग द पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग द पेप्टाइड बॉन्ड, इसको हम बोलेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। सो व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन? डीनेचुरेशन का मतलब है कि हम ये गुच्छम गुच्छी प्रोटीन को सीधा करेंगे और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट है, द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूलर शेप ऑफ प्रोटीन्स चेंजेस विदाउट ब्रेकिंग द पेप्टाइड बॉन्ड that forms primary structure। so basically क्वार्टरनरी का प्राइमरी में किया लेकिन बॉन्ड नहीं तोड़ा। बढ़े आगे, ओके। उसके बाद एंजाइम्स। अब देखो, हम जैसे केमिकल रिएक्शन करते हैं तो यार कोई भी रिएक्शन करने के लिए हमको लगता है कैटलिस्ट, वैसे ही हमारी बॉडी में भी तो हजारों रिएक्शंस होती है। फिर अगर हमारे बॉडी में भी हजारों रिएक्शंस होते हैं तो उन रिएक्शंस को भी तो कैटलिस्ट चाहिए।
तो हमारे बॉडी में होने वाले रिएक्शंस में हु विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट? तो बॉस वो है एंजाइम्स। एंजाइम इज अ बायो कैटलिस्ट, यानी हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन केमिकल रिएक्शंस की स्पीड कौन बढ़ाएगा? उन केमिकल रिएक्शंस की स्पीड बढ़ाएगा एंजाइम। और ये एंजाइम में अब कैसे मैकेनिज्म होता है देखो, ये एंजाइम में जो होता है उसको हम बोलते हैं लॉक एंड की मॉडल। उसको हम क्या बोलते हैं? लॉक एंड की मॉडल। सो बेसिकली एंजाइम में होता क्या है देखो, एंजाइम क्या करता है, मैंने बोला ना, हमारे बॉडी के रिएक्शंस को फास्ट करता है। इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी। तो ये कैसा होगा? तो मान लो ये ऐसा आपका एंजाइम है, ठीक है, ये ऐसा आपका एंजाइम है। अब ये रहा आपका एंजाइम। अब ये एंजाइम में जहां पे रिएक्शन होने वाली होगी उसको हम बोलेंगे एक्टिव साइट, उसको हम बोलेंगे एक्टिव साइट, ठीक है। सो आपका ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे एंजाइम। यहाँ पे जहां रिएक्शन होने वाली होगी उसको हम बोलेंगे एक्टिव साइट, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव साइट। अब ये जो आपका एंजाइम है, अब इसका ये जो एक्टिव साइट यानी ये जो खाली जगह है, अब यहाँ पे सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स आएंगे जो रिएक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स आएंगे जो रिएक्शन कर सकते हैं, मतलब जो इस शेप के हैं। तो यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे सिर्फ वही आएंगे जो इस शेप के हैं, जो इस शेप में बैठ सके। जैसे मेरे को बताओ, कोई भी लॉक को कोई भी चाबी लगती है क्या? नहीं। कोई भी लॉक को कोई भी चाबी नहीं लगती है, वही चाबी लगती है जो उस शेप में फिट होती है। इसीलिए इसको लॉक एंड की मॉडल बोलते हैं, ताकि ये एक्टिव साइट में जो रिएक्टेंट बैठ पाएगा सिर्फ वही आके वहां पे रिएक्शन कर सकता है। तो इसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट, इसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट। तो ऐसा शेप है उस एंजाइम का, जो उस शेप का होगा रिएक्टेंट, वो अंदर आएगा, रिएक्शन होगी और फिर वो उसको बाहर फेंक देगा। अब कैसे हो गया देखो, ठीक है। अब उसने उसको बाहर फेंक दिया, रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पे बन गए प्रोडक्ट, यहाँ पे बन गए प्रोडक्ट, और आपका एक्टिव साइट खाली हो गया, so that new space can be formed, so that new active site can be formed। तो बॉस यहाँ पे होता क्या है मुझे बताओ। तो यहाँ पे उस एंजाइम में खाली जगह होती है which is called as the active site। अब उस एक्टिव साइट में आके बैठता है सबस्ट्रेट जो उसी शेप का हो, फिर वो वहां पे आएगा, बैठेगा, वहां पे रिएक्शन होगी और वो वहां से बाहर निकल जाएगा और फिर वो जगह खाली हो जाएगी फॉर अ न्यू रिएक्शन। सबको क्लियर है यहाँ तक? फिर वो खाली हो जाएगी फॉर अ न्यू रिएक्शन। नो प्रॉब्लम टिल हियर? ओके, परफेक्ट। अब एक बात आपको बोलूं कि ये जो एंजाइम है ना, इस एंजाइम में एक सेकेंड में हजारों रिएक्शंस होते हैं। सो कैन यू इमेजिन कि अपने बॉडी का एंजाइम कितना फास्ट है कि एक सेकेंड में it undergoes thousands of reaction, एक सेकेंड में it undergoes thousands of reaction, that is called as your enzyme। So the enzyme is so fast, it opens, कोई भी आके बैठा, रिएक्शन करता है, बाहर फेंका, रिएक्शन करेगा, बाहर फेंका, रिएक्शन करेगा, बाहर फेंका, रिएक्शन करेगा, बाहर फेंक गया। So it happens so fast that thousands of reaction take place in 1 minute। अब जब मैं एंजाइम बोलूंगी तो आप क्या बोलोगे? मैम, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो रिएक्शन होती है उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एंजाइम। एंजाइम को लॉक एंड की मॉडल क्यों बोलते हैं वो मैंने आपको अभी समझा दिया। बढ़े आगे? ओके, चला पुढे। न्यूक्लिक एसिड। बॉस ऐसा होता है ना कि मेरे तो बाल स्ट्रेट है। क्यों स्ट्रेट है? क्योंकि मेरे मम्मी के स्ट्रेट है। यस और नो? तो ऐसा क्यों है? अब ऐसा इसीलिए है क्योंकि मम्मी ने वो ट्रेट यानी वो प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर की। तो जब मैं पैदा हुई थी मम्मी ने ऐसे बोला, ले बेटा मेरे स्ट्रेट हेयर है, तू ये ले ले, ठीक है, मैं अपनी एबिलिटी तुझे ट्रांसफर करती हूँ। ऐसे हुआ क्या? नहीं, ये एबिलिटी पेरेंट ने डॉटर को जेनेटिकली ट्रांसफर कर दी। तो अगर मेरे दादी को अस्थमा है तो मुझे भी अस्थमा होगा। क्यों? क्योंकि पप्पा को है तो मुझे होगा।
so it means that it is genetically transferred, it is genetically transferred। तो ऐसी क्या चीज है अपने बॉडी में, ऐसा कौन है जो मम्मी की चुगली आके अपने को करता है, मतलब मम्मी में ये कैरेक्टर है तो अपने में डालेगा, पापा में ये कैरेक्टर है तो अपने में डालेगा। तो बॉस अपने बॉडी में ऐसा सब्सटेंस जो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में डालता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। सो व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स? तो बॉस न्यूक्लिक एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो न्यूक्लिक एसिड्स का रोल क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स का रोल है दैट दे विल ट्रांसफर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन from the parents to the daughter. So transfer of genetic information is done by nucleic acids. अब ये न्यूक्लिक एसिड्स दो टाइप के हैं, एक को हम बोलेंगे आरएनए, एक को हम बोलेंगे डीएनए, ठीक है। अब उसमें होता है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? तो बस न्यूक्लियोटाइड्स आर नथिंग बट ये पॉलीमर्स है, और ये पॉलीमर्स कैसे बने हैं? रिपीटिंग यूनिट्स, रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड एज nucleotide. So unbranched polymers of repeating monomers called as nucleotide. अब ये न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है, मतलब इन शॉर्ट न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से। अब न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? मोनोसैकेराइड नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लिक एसिड पे आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्किप करो, समझदार को इशारा काफी है, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें तीन चीजें होती है, मोनोसैकेराइड, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। आई रिपीट, न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती है, मोनोसैकेराइड, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। अब इसमें नाइट्रोजन बेस 5 होते हैं, कौन से? साइटोसिन, यूरासिल, थायामीन और एडिनाइन और गुआनाइन। ये दोनों प्यूरिन्स हैं और इन तीनों को पिरिमिडीन्स बोलते हैं। याद रहा तो ठीक, नहीं रहा तो वेरी गुड। सो आई रिपीट, न्यूक्लियोटाइड बनता है तीन चीजों से, मोनोसैकेराइड, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट ग्रुप। अब यहां पे आया साइटोसिन, यूरासिल, थायामीन। साइटोसिन, यूरासिल, थायामीन और बाकी दो है एडिनाइन और गुआनाइन, ठीक है। हाँ चलो बढ़े आगे। अब उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कैसा है ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड? तो बॉस ये जो न्यूक्लिक एसिड्स है, यानी डीएनए की बात करो या आरएनए की बात करो, इसका ना एक सीक्वेंस कंफर्म होता है और हम सब में वो सीक्वेंस अलग होता है, और हम सब में वो सीक्वेंस अलग होता है, इसीलिए तो हम सब अलग दिखते हैं। जैसे हम सब के पास एक नाक, दो आंखें, दो कान, दो हाथ, दो पैर है। सो ऑल ऑफ अस हैव द सेम थिंग, बट ऑल ऑफ अस, इतनी पॉपुलेशन है इस दुनिया में, ऑल ऑफ अस लुक डिफरेंट। हाउ इज इट पॉसिबल? तो इट इज पॉसिबल क्योंकि डीएनए पे ये जो सीक्वेंस होता है ना, हम सब के डीएनए में ये सीक्वेंस अलग है, और हम सब के डीएनए में ये सीक्वेंस अलग है, इसीलिए हम सब अलग दिखते हैं, ठीक है। सो द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मतलब ये भी आ गए, हाँ, उसमें नाइट्रोजनस बेसेस, साइटोसिन, यूरासिल, थायामीन, एडिनाइन और गुआनाइन। और ये जो सीक्वेंस है, इट इज द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन डीएनए व्हिच कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो अगर कभी कभी ये सीक्वेंस सेम रह गया, जैसे AT CG, अगर ये सीक्वेंस सेम, मम्मी ने ये सीक्वेंस सेम मुझे दे दिया, तो बिकॉज दिस सीक्वेंस इज सेम, मेरे और मम्मी के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी ट्रेट सेम रहेंगे, ठीक है। सो मम्मी और बच्चा सेम क्यों दिखता है? क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेम है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्यों सेम है? क्योंकि हमारा जो वो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस सेम है, इसीलिए हम दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। अब उसके बाद हम आते हैं डीएनए पे। बस डीएनए का स्ट्रक्चर तुमको पता है कैसा है? ये देखो, ऐसा डबल हेलिकल है, ऐसा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में, हाँ, इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, ए का बॉन्ड हमेशा टी के साथ ही होता है, और ए का बॉन्ड जब टी के साथ होगा, ए का बॉन्ड जब टी के साथ होगा तो वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, लेकिन सी का बॉन्ड होगा जी के साथ और वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। सो ए का बॉन्ड हमेशा होगा
ए का बॉन्ड हमेशा होगा टी के साथ और सी का बॉन्ड हमेशा होगा जी के साथ। ए और टी में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे और सी और जी में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे। और हम सब ह्यूमन बींग्स में ये सीक्वेंस अलग होता है, इसीलिए हम सब ह्यूमन बींग्स अलग दिखते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक आपको? वेरी गुड। अब हम एक बार पढ़ लेंगे डीएनए में हमने क्या लिखा है। तो बस डीएनए में हमने लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स that wind in a right-handed double helix. The strands run in the opposite direction. यानी इधर 3 है तो इधर 5 होगा और इधर 5 है तो इधर 3 होगा। So they run in opposite direction, यानी 3 को 5 आएगा, 5 को 3 आएगा। बस इतना करो तो ठीक है, क्योंकि हमारा बायो सब्जेक्ट नहीं है और हमको बायोमोलिक्यूल्स में क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ना वो भी मैं बताऊंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डाइसैकेराइड गिव्स सुक्रोज गिव्स नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट। अब मैं पहले आपको सुक्रोज का स्ट्रक्चर भी सिखाऊंगी, मैंने बोला ना एंड में बताऊंगी। अब देखो पॉजिटिव टेस्ट कौन कौन देता है, ग्लूकोज पॉजिटिव टेस्ट देता है, फ्रुक्टोज भी पॉजिटिव टेस्ट देता है फॉर टॉलरेंस। अब मैंने क्यों बोला था कि ग्लूकोज पॉजिटिव टेस्ट देता है और फ्रुक्टोज भी पॉजिटिव टेस्ट देता है, उसके पीछे रीजन था कि दोनों के पास एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप तो था, लेकिन दोनों के पास था हेमी एसिटल, याद है हेमी एसिटल था और OH था। लेकिन सुक्रोज में क्या होता है, सुक्रोज 2 चीजों से बना है, वन इज अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा है बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन 1, बीटा डी फ्रुक्टोज का कार्बन 2। सो कार्बन 1 कार्बन 2 से बना है। अब यहाँ पे जो एल्डिहाइड और कीटोन इन्वॉल्व है, यानी ग्लूकोज का एल्डिहाइड और फ्रुक्टोज का कीटोन, सिंस द पोटेंशियल एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑफ सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखो जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं वो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं वो नेगेटिव टेस्ट देते हैं। सो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पॉजिटिव टेस्ट देते हैं क्योंकि वो रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन सुक्रोज नेगेटिव टेस्ट देता है क्योंकि वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्लियर है? सो अगर किसी ने पूछा कि डाइसैकेराइड सुक्रोज नेगेटिव टेस्ट क्यों देता है, तो तुम बोलोगे क्योंकि सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बढ़े आगे, ओके। उसके बाद ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए इट गिव्स इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एडेनाइन एंड थायामीन। बॉस मैंने आपको अभी बोला ए और टी में हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है और सी और जी में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ए की जोड़ी हमेशा टी के साथ लगेगी, ए की जोड़ी हमेशा टी के साथ लगेगी। ऐसे कभी नहीं होगा कि ए की जोड़ी लग गई जी के साथ। ए और टी की तो शादी हो गई है, तो मेरे को बताओ जितने ए है उतने ही टी है। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, ए की बॉन्डिंग हमेशा टी के साथ ही है, ए की बॉन्डिंग हमेशा टी के साथ ही है, तो अगर आपने इन 2 स्ट्रैंड्स को अलग कर दिया तो बॉस जितने ए है उतने ही टी मिलेंगे, जितने ए है उतने ही टी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ए की बॉन्डिंग हमेशा टी के साथ होती है, सो जितने ए है उतने टी है। जब आप उन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर दोगे हाइड्रोलिसिस करके तो ए और टी हमको सेम मिलेंगे। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे देखो, रेडी? बताओ ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मोलर मिक्सचर। हाँ देखो, एडेनाइन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एडेनाइन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। किसके साथ बनाता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स? एडेनाइन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ थायामीन। एडेनाइन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ thiamine. Adenine forms 2 hydrogen bonds with thiamine. And next point में लिखते हैं adenine is complementary. Adenine is complementary to thiamine. Adenine is complementary to thiamine. ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे? The number of adenine and thiamine, the number of adenine
एंड थायमीन, एडेनाइन एंड थायमीन का नंबर सेम होगा. द नंबर ऑफ एडेनाइन एंड थायमीन आर equal, the number of adenine and thiamine are equal, hence on complete hydrolysis, they form equimolar mixture, यानी दोनों इक्वल बन जाते हैं. चलो डन. ओके आगे बढ़ते हैं. उसके बाद ऑन बॉइलिंग एग अल्ब्यूमिन इट बिकम्स ओपेक व्हाइट इन कलर. अब अंडा आपने देखा है, हाँ मैम सबने देखा है. जब आप अंडा बाहर से देखते हो तो कच्चा अंडा, ठीक है, कच्चा अंडा ट्रांसपेरेंट दिखता है, अंदर का तो येलो है, बट बाहर का ऐसे ट्रांसपेरेंट और ऐसा ओपेक दिखता है, मतलब यू कैन सी थ्रू इट. बट जब आप उसको बॉइल करो तो वो व्हाइट कलर का हो जाता है, ओपेक व्हाइट कलर का हो जाता है. तो जब अंडा कच्चा था, रॉ अंडा था, तो बाहर का पार्ट ऐसा लिक्विड और ट्रांसपेरेंट टाइप था, लेकिन जब आपने उसको बॉइल किया यानी हीट किया तो वो व्हाइट कलर का हो गया बाहर का. ऐसे क्यों? उसका रीजन ये है कि जब अंडा कच्चा था वो ये वाला प्रोटीन था. अब आप बोलोगे मैम ये वाला कौन सा प्रोटीन है? तो ये है क्वाटरनरी प्रोटीन. जब आपने उसको हीट कर दिया तो हीट करने के बाद उसका हो गया डीनेचुरेशन, और उसका कन्वर्जन हो गया प्राइमरी प्रोटीन में. सो बिकॉज व्हेन द अंडा वाज कच्चा इट वाज ट्रांसपेरेंट थोड़ा बाहर का, एंड इट वाज अ क्वाटरनरी प्रोटीन, बट व्हेन यू हीटेड इट वो डीनेचुरेशन यानी वो तार खुल गए उसके और वो बन गया प्राइमरी प्रोटीन, और इसके वजह से वो हो गया ओपेक व्हाइट कलर का. अब पढ़ो क्या लिखा है. When an egg is boiled, the soluble globular protein is converted into insoluble fibrous protein. ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन सॉल्युबल होता है, मैंने बोला था, फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल होता है. सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर इज डिस्ट्रॉयड व्हाइल प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट. सो प्राइमरी का कन्वर्जन, सॉरी सेकेंडरी टर्शरी बोल लो या क्वाटरनरी बोल लो, उसका कन्वर्जन हुआ प्राइमरी में. सो प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट. और दूसरा कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रस प्रोटीन. ठीक है, सो ग्लोब्यूलर का फाइब्रस हुआ और ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर का डीनेचुरेशन हुआ और वो कन्वर्ट हो गया प्राइमरी में. नाउ वी विल मूव ऑन टू सुक्रोज का स्ट्रक्चर विच इज द लास्ट स्ट्रक्चर, एंड आई विल टेल यू इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या क्या है. डोंट वरी, आई विल शेयर द नोट्स विथ यू गाइस. ठीक है, सुक्रोज. अब सुक्रोज में ना दो चीजें होती हैं. कौन सी दो चीजें? सो सुक्रोज में कौन कौन इन्वॉल्व है? तो सुक्रोज में होता है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज. अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज. बट हाउ अबाउट द कार्बन? सो अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन 1 और बीटा डी फ्रुक्टोज का कार्बन 2. ठीक है, बाकी सब में जो हमने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखा वो 1,4,1,4,1,4 में था, लेकिन सुक्रोज में इट इज बिटवीन 1 and 2. सो अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन 1 और बीटा डी फ्रुक्टोज का कार्बन 2. अब अल्फा डी ग्लूकोज तो तुमको आता है, वो निकाल लो पहले. ठीक है, ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज. अब बीटा डी फ्रुक्टोज पहले मैं यहां पे निकाल रही हूं, फिर तुमको बताऊंगी यहां पे क्यों निकाल रही हूं. अब बीटा डी फ्रुक्टोज तो मुझे आता नहीं है निकालते, बट मुझे अल्फा आता है, तो मैं पहले अल्फा निकालूंगी फिर उसको बीटा करूंगी. ठीक है, तो पहले मैं अल्फा निकाल लूंगी फिर उसको बीटा करूंगी. तुम भी ऐसे ही करना. अल्फा कैसे था? OH H OH H, ऑल्टरनेट निकाल दिया, OH H OH H. इधर आ गया CH2OH,
इधर भी आ गया CH2OH, अब H है तो इधर आएगा OH, OH है तो आएगा H, ठीक है। ये हो गया आपका अल्फा डी फ्रुक्टोज। बीटा कैसे करेंगे, OH को ऊपर ले लो, OH को ऊपर ले लो और CH2OH को नीचे ले लो। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से। अब इधर क्या हुआ है पता है, लिंकिंग उसने कैसी बोली है कि अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन 1, अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन 1 और बीटा डी फ्रुक्टोज का कार्बन 2, ये 1 हुआ और ये 2 हुआ। अब बहुत डिफिकल्ट है, मतलब ये यहाँ, अब अभी तक हमने कैसा स्ट्रक्चर देखा था कि ऐसी लिंकिंग हो रही थी ना, इधर से एक लिंकिंग हो रही थी, इधर से एक लिंकिंग, बट अब प्रॉब्लम ये है इसके केस में यहाँ से तो हो जाएगा बट यहाँ पे नहीं करनी है ना लिंकिंग, अभी वो साइड लिंकिंग करनी है, तो ऐसी लिंकिंग कितनी डिफिकल्ट जाएगी, ऐसी लिंकिंग करना बहुत डिफिकल्ट जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, ये स्ट्रक्चर को ना इधर ऐसे घुमा देती हूँ, क्योंकि अगर मैंने वो स्ट्रक्चर को फ्लिप कर दिया तो 2 ये साइड आएगा, तो मुझे ऐसी लिंकिंग नहीं फॉर्म करनी पड़ेगी। सो आई विल फ्लिप द स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर फ्लिप मैं कैसे करूंगी वो देखो। अब मैं ये स्ट्रक्चर को फ्लिप कर दूंगी। फ्लिप क्यों कर रही हूं तुम समझ गए, फ्लिप क्यों कर रही हूं, क्योंकि फिर ऐसी लिंकिंग उधर बहुत डिफिकल्ट है, तो मेरे को 2 को इधर लाना है, इसीलिए स्ट्रक्चर फ्लिप कर दिया। अब जब भी हम कोई स्ट्रक्चर फ्लिप करेंगे या कोई भी चीज जब हम उल्टी करते हैं तो ऊपर की चीज नीचे और नीचे की चीज ऊपर जाती है। जैसे बॉटल में पानी है, ऐसा है, बॉटल को फ्लिप कर दिया तो पानी नीचे जाएगा, वैसे ही ये स्ट्रक्चर को जब हम फ्लिप करेंगे तो ये जो CH2OH है ये ऊपर जाएगा, ये जो CH2OH है वो ऊपर जाएगा और ये वाला OH नीचे आएगा। सो व्हेन वी फ्लिप द स्ट्रक्चर, ये CH2OH ऊपर जाएगा और ये OH नीचे आएगा। फिर अब ये वाला कार्बन मैं लिख रही हूँ, इसमें H अब अंदर जाएगा और OH बाहर आएगा, समझे। अब मैं ये वाला कार्बन लिख रही हूँ, इसमें अब OH अंदर जाएगा और H बाहर आएगा, और फिर मैं ये वाला लिख रही हूँ, CH2OH नीचे आएगा और H ऊपर जाएगा। समझा मैंने कैसे फ्लिप किया। अब तो इजी है, ये रहा इसका कार्बन 1, ये रहा इसका कार्बन 2, कार्बन 1 का OH निकाल लो, कार्बन 2 का H निकाल लो, कार्बन 1 का OH निकाल लो, कार्बन 2 का H निकाल लो, फिर बीच में सिर्फ O बचा है, उनको कनेक्ट कर दो O से, हो गया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सो मैंने क्या किया, बीटा डी फ्रुक्टोज में वो स्ट्रक्चर मैंने फ्लिप कर दिया। नाउ व्हाई डिड आई फ्लिप द स्ट्रक्चर, क्योंकि 2 वो साइड जा रहा था, देखा ना तुमने, 2 वो साइड जा रहा था, सो दैट इज व्हाई आई हैड टू फ्लिप द स्ट्रक्चर। व्हाई, बिकॉज फ्लिपिंग द स्ट्रक्चर मेड इट मोर इजी। ठीक है, गिव मी 1 मिनट। ओके, सो हमने ये फ्लिपिंग विपिंग ना बाकी कहीं नहीं देखी, हमने फ्लिपिंग विपिंग यही देखी। क्यों यही देखी, क्योंकि इसका 2 आ रहा था ना, सो 2 उधर चला गया, सो वी फ्लिप द स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख देती हूँ, फ्लिप दिस स्ट्रक्चर। ओके, फ्लिप दिस स्ट्रक्चर। अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से इस टॉपिक में मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी व्हाट ऑल इज इंपॉर्टेंट, एंड बायोमोलिक्यूल्स खत्म हो गया। जितना बायोमोलिक्यूल्स डिटेल होता है केमिस्ट्री में उतना नहीं है। सो आई टेल यू कहां से कैसे क्वेश्चन आता है। यहां से बेयर मिनिमम क्वेश्चन आता है। कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट यहां पे, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, मैं इसे इधर लिख दूंगी ना तो गंदा हो जाएगा तुम्हारे नोट्स के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन होने के बाद दिस क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट इवन think of skipping this classification, क्योंकि when I say classification, it's not just classification, it is also the examples that will come with it. So not just classification, the पूरा example of this. अच्छा, एक और चीज, इसमें मैंने डाई और ट्राई दिया है, मैंने टेट्रा नहीं लिखा, तो तुम टेट्रा भी इंक्लूड करोगे, और टेट्रा का एग्जाम्पल है स्टैकियोस, ठीक है। सो दिस एंटायर क्लासिफिकेशन। उसके बाद प्रेपरेशन ऑफ ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सुक्रोज भी और स्टार्च भी। मैंने यहाँ पे तुमको एक चीज फाइंड आउट करने बोली है, हु इज केन शुगर, सो दिस होल थिंग इज इंपॉर्टेंट, नॉट सो इंपॉर्टेंट, नॉट सो इंपॉर्टेंट। अच्छा, ग्लूकोज को ग्लूकोपाइरेनोज बोलते हैं, फ्रुक्टोज को फ्रुक्टोपाइरेनोज। उसके बाद ये वाला फिशर प्रोजेक्शन इज इंपॉर्टेंट और इसको बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन विच इज इंपॉर्टेंट। सो कभी कभी बोलते हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज या अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। सो ये हावर्थ प्रोजेक्शन में पूछा जा सकता है। उसके बाद एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ये सारे स्ट्रक्चर्स ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ग्लूकोज गिव्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर टोलेंस एंड नेगेटिव टेस्ट फॉर फेलिंग्स क्यू, तो फिर आप लिखना हेमी एसिटिल ग्रुप, रिड्यूसिंग शुगर वगैरह। फिर फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, फिर अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रुक्टोज, अल्फा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि CH2 ऑपोजिट आ गया। फिर सुक्रोज का स्ट्रक्चर, यस इट इज इंपॉर्टेंट। माल्टोज, फिर ये सारे स्ट्रक्चर्स तुमको देखने ही यार, ऑप्शन ये, दे आर वेरी सिंपल स्ट्रक्चर्स, हमने देखे ना। फिर पॉलीसैकेराइड्स में दो आए, कौन से? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, ये हो गया। फिर उसके बाद अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर, अमाइलोज का स्ट्रक्चर, फिर सेल्यूलोज का भी स्ट्रक्चर हमने देखा, अल्फा डी ग्लूकोज को लिंक करो। फिर दिस चार्ट, अगर ये चार्ट बॉस आपको याद रह गया तो आई डोंट थिंक कि आपको चैप्टर में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर्स तो अब आपको सारे आते हैं। जैसे हमने पॉलीमर मोनोमर की लिस्ट बनाई थी, अगर आप ये वाली भी लिस्ट याद रखो तो आई डोंट थिंक इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो मैं तो क्या सजेस्ट करूंगी पता है, जब मैंने पॉलीमर का वन शॉट सिखाया ना, मैंने मोनोमर्स और पॉलीमर्स की लिस्ट बना के दी है, उसी के अगले पेज पे तुम ये लिस्ट भी ऐड कर दो सर, व्हेनेवर यू आर रिवाइजिंग दैट तुम्हारा ये वाला भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोटीन्स, यस डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट, बट मोर देन द डेफिनेशन ज्विटर आयन, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देख लो, बट ज्विटर आयन फॉर 1 मार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। What is zwitter ion and draw the structure of zwitter ion, कर दिया मैंने, what is zwitter ion and draw the structure of zwitter ion बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये सब सिंपल है, ये क्लासिफिकेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स या डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लोब्यूलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन आ सकता है, सो डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लोब्यूलर एंड फाइब्रस आ सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये बस एक बार देख लो। उसके बाद डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की डेफिनेशन 1 मार्क के लिए आ सकती है, सो गो थ्रू दिस डेफिनेशन विदाउट फेल। देन एंजाइम्स की ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सो एक बार ये डायग्राम देख लो, मैंने तो ये बहुत ही सिंपल करके बताई है, इफ यू वांट यू कैन आल्सो सी इट इन द टेक्स्ट बुक। मैम ये यही शेप का चाहिए क्या? नॉट नेसेसरी, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स पे कभी बहुत रेयर क्वेश्चन आए हैं, अपने बुक में ना एडिनाइन, गुआनाइन, थायोमीन, साइटोसिन के भी स्ट्रक्चर्स दिए, वहां से बहुत ही रेयर क्वेश्चन आया है, बहुत ही रेयर, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, अब उसके बाद डीएनए का ये एक बार पढ़ लेना, बट ये वाला गिव रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस डीएनए पे। दूसरा डाइसैकेराइड ऑफ सुक्रोज गिव्स नेगेटिव टोलेरेंस टेस्ट, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। और ऑन बॉइलिंग एग अल्ब्यूमिन इट बिकम्स ओपेक व्हाइट इन कलर, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था आपका बायोमोलिक्यूल्स। अब आपको क्या क्या कमेंट कर रहे थे, आई थिंक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड काइनेटिक्स, तो लेके आते हैं वो भी जल्दी। सारे नोट्स आपको मिलेंगे व्हाट्सएप चैनल पे और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और बच्चा पार्टी जाने से पहले एक रिमाइंडर कि यार MVSAT आ गया है विच इज ऑनलाइन, तो आपको कुछ नहीं करना है, फ्री ऑनलाइन टेस्ट है, बस ऑनलाइन टेस्ट देनी है, बिकॉज इट हैज प्राइजेस वर्थ ₹2 करोड़, ठीक है। तो घर बैठ के देना है, फ्री है, ज्यादा मेहनत नहीं, मगजमारी नहीं, बट लास्ट डेट इज 28 अक्टूबर, तो अभी तक नहीं दिया है तो फटाफट कर दो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।